हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके विज्ञान की कक्षा में। और आज हम शुरुआत करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 5 से। तो आज हम करेंगे इसका पहला पाठ, जंतुओं में श्वसन क्रिया तथा गति। तो आइए पढ़ते हैं पहले परिचय। तो हम इस पाठ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? पहले हम पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन क्रिया और फिर जंतुओं में गति। जंतुओं में श्वसन क्रिया। बच्चों, हम सभी अपने जीवन में निरंतर सांस लेते हैं। हमारी तरह पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक जीव जंतु भी सांस लेता है। सांस लेने की यह प्रक्रिया श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। आप जानते हैं कि वायु बहुत सी गैसों व जलवाष्प आदि का मिश्रण है। इन्हीं गैसों में से एक ऑक्सीजन नामक गैस सभी प्राणियों के जीवन के लिए आवश्यक होती है। अब आप सभी ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमें अपने जीवन को चलाने के लिए निरंतर सांस लेते रहना ज़रूरी है। और ये जो हम सांस, सभी जीव जंतु जो हैं वो भी सांस लेते हैं। और इसी सांस, ये जो सांस लेने की प्रक्रिया है, ये जो निरंतर हम सांस लेते हैं, इसे कहते हैं श्वसन प्रक्रिया। और इस श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, जो वातावरण में बहुत से गैस होती हैं, जलवाष्प होते हैं, इनका मिश्रण होता है वातावरण में। और इन्हीं गैस में से एक गैस होती है ऑक्सीजन, जो कि हम प्राणियों के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने एवं विभिन्न कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की सहायता से उन्हें ये ऊर्जा मिलती है। अब हम जो निरंतर कार्य करते रहते हैं, हमेशा जो हम कार्य करते रहते हैं, वो किससे करते हैं? उसके लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा ऑक्सीजन की सहायता से हमें मिलती है। सभी जंतु ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन भोजन को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करती है। इस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए किया जाता है। अब सभी जंतु ऑक्सीजन श्वसन क्रिया द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और ये ऑक्सीजन क्या करता है? भोजन को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। और ये ऊर्जा किस लिए काम आती है? यह ऊर्जा हमारी जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो हम शारीरिक क्रियाएं निरंतर करते हैं, उसमें काम आती है। श्वसन प्रक्रिया द्वारा जंतु वातावरण की वायु को शरीर के अंदर लेते हैं। इस वायु में विद्यमान ऑक्सीजन तथा जंतुओं द्वारा पचाए गए भोजन के बीच शरीर के भीतर एक क्रिया होती है। इस क्रिया में ऊर्जा तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस मुक्त होती है। इस प्रकार मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग जंतु अपने विभिन्न कार्यों को पूरा करने में करते हैं। अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही वापस वातावरण में भेज दी जाती है। अब देखिए क्या होता है, जब श्वसन प्रक्रिया होती है, जब जंतु सांस लेते हैं, हम लोग जब सांस लेते हैं तो इससे क्या होता है, वायु जो है वो ऑक्सीजन जो है, वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे शरीर के अंदर जाती है और शरीर के अंदर जाके जंतु जो पचाया गया भोजन होता है और ये जो ऑक्सीजन उसके साथ जब मिलता है तो एक क्रिया होती है। इस क्रिया में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो गैस है वो मुक्त हो जाती है। और इस मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग जंतु विभिन्न कार्यों को करने में करते हैं। और जो अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे किसी काम का नहीं होता है, तो अनुपयोगी कार्बन डाइऑक्साइड को श्वसन प्रक्रिया द्वारा ही, जो हम सांस लेते और छोड़ते हैं, उस प्रक्रिया द्वारा ही जब हम सांस छोड़ते हैं तो वापस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वातावरण में भेज दिया जाता है। इस प्रकार ऑक्सीजन को अवशोषित करने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की यह श्वसन प्रक्रिया
सभी जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों द्वारा निरंतर चलती रहती है। क्या कारण है कि इतने लंबे समय से इतनी सारी सजीव वस्तुओं द्वारा लगातार ऑक्सीजन अवशोषित करने मतलब सोख लेने या चूस लेने के उपरांत भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती? इसका कारण है पृथ्वी पर ढेर सारे पेड़ पौधों की उपस्थिति। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वातावरण में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। इसी कारण वातावरण में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। अब देखिए, ये जो ऑक्सीजन को अवशोषित करते हैं, अंदर जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो अंदर ही रह जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे काम का नहीं है उसको वापस भेज दिया जाता है। इस प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। अब लगातार निरंतर जीव जंतु और पेड़ पौधे ये श्वसन प्रक्रिया करते हैं। तो क्या कारण है कि कभी भी वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है? इसका मुख्य कारण है बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं हमारे आसपास, जो हरे भरे पेड़ पौधे लगे हैं, वो है इसका कारण। अब ये पौधे क्या करते हैं? ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वातावरण में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं, और इसी कारण ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो संतुलन है वो वातावरण में बना रहता है। विभिन्न अंगों द्वारा श्वसन। अब देखिए, जो श्वसन क्रिया होती है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है, वो विभिन्न अंगों द्वारा होती है। कौन कौन से अंग हैं वो? श्वसन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु भिन्न भिन्न अंगों द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से अंग हैं वो। तो पहला अंग फेफड़ों द्वारा। भूमि पर रहने वाले अधिकतर जंतुओं जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि के शरीर में नाक होती है, जिससे ये जंतु सांस लेते हैं। नाक के रास्ते प्रवेश करने के पश्चात वायु इनके शरीर के भीतर स्थित फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़ों के भीतर बहुत सी छोटी छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं। यहीं पर वायु की ऑक्सीजन रक्त में विद्यमान हीमोग्लोबिन द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अब देखिए, जो भूमि पर ज़्यादातर जो जंतुएं हैं वो कौन कौन से हैं? मनुष्य, गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली। अब इन सब की क्या होती है? नाक होती है, जिससे कि सांस लेते हैं। अब इस नाक के रास्ते क्या होता है? ये वायु प्रवेश करती है शरीर के भीतर, और कहाँ जाती है? ये फेफड़ों में जाती है। वहाँ फेफड़ों में बहुत छोटी छोटी रक्त नलिकाएं बनी हुई होती हैं। यहीं पर इस ऑक्सीजन को, जो वायु से ऑक्सीजन अंदर हम लेते हैं श्वसन क्रिया द्वारा, यही ऑक्सीजन क्या होता है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उसके द्वारा ये ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रंग के तंतु होते हैं तथा हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। रक्त नलिकाएं रक्त में बहते हुए ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। अब हीमोग्लोबिन से ही ये जो हमारा खून का रंग है ये लाल दिखाई देता है, और जो रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन युक्त जो हीमोग्लोबिन बहता है, क्योंकि ऑक्सीजन अवशोषित कर लेता है हीमोग्लोबिन, तो अब रक्त नलिकाओं में कैसा हीमोग्लोबिन बहता है? ऑक्सीजन युक्त। तो ये कहाँ पहुँचती हैं? ये विभिन्न कोशिकाओं में पहुँच जाती हैं। कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करती हैं। अब ये जो कोशिकाएं होती है ये ऑक्सीजन का तो उपयोग कर लेती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको मुक्त करती हैं। बाद में रक्त ही कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः फेफड़ों तक पहुंचा देता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड नाक के रास्ते से बाहर निकलकर पुनः वातावरण में मिल जाती है। अब देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं ये ऑक्सीजन का उपयोग कर लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देती हैं। अब ये रक्त क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः
फिर से ये ले जाके फेफड़ों तक पहुंचा देता है। ठीक है, अब फेफड़े क्या करते हैं, फेफड़ों से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर से जब हम सांस लेते हैं तो ये फेफड़ों से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये नाक के रास्ते बाहर निकल के वातावरण में मिल जाता है। डॉल्फिन और व्हेल मछली ऐसे स्तनधारी हैं जो जल में रहती हैं, परंतु ये फेफड़ों द्वारा श्वास लेती हैं। श्वास लेने के लिए इन्हें जल की सतह पर आना पड़ता है। अब देखिए, जो डॉल्फिन है और व्हेल है, ये दोनों मछलियां स्तनधारी मछली हैं। ये रहती तो जल में हैं, लेकिन ये श्वास किससे लेती हैं, फेफड़ों के द्वारा लेती हैं, परंतु इन्हें जल के ऊपर आना पड़ता है जब इन्हें श्वास लेना होता है। ये है पक्षी, मनुष्य, व्हेल, कछुआ, ये सब किसके द्वारा श्वास लेते हैं, फेफड़ों द्वारा। स्तनधारी जीवों के अतिरिक्त सरीसृप जैसे छिपकली, मगरमच्छ, सांप, कछुए आदि तथा विभिन्न पक्षी भी फेफड़ों की सहायता से सांस लेते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि स्तनधारी जो जीव हैं वो फेफड़ों की सहायता से श्वास लेते हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त जो सरीसृप होते हैं, जो रेंगने वाले जीव होते हैं, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, सांप, कछुए, ये सभी और कुछ पक्षी भी ये किसकी सहायता से श्वास लेते हैं, फेफड़ों की सहायता से। अब हम पढ़ते हैं वायु रंध्रों द्वारा श्वसन। विभिन्न कीट जैसे तितली, कॉकरोच, टिड्डा, झींगुर आदि अनेक छोटे छोटे रंध्रों द्वारा श्वास लेते हैं। कीटों के शरीर की बगलों में काफी संख्या में छोटे छोटे वायु रंध्र होते हैं। इन्हें वायुमार्ग भी कहते हैं। ये आगे विशाल सुविकसित शाखित नली, जिसे ट्रैकिया कहते हैं, में मिल जाते हैं। ट्रैकिया छोटी छोटी नलियों में बंटकर कीट के शरीर में प्रत्येक ऊतक में प्रवेश करती है। अब देखिए, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, जैसे तितली है, कॉकरोच है, टिड्डा, झींगुर, ये सब छोटे छोटे कीट होते हैं। इनके बहुत छोटे छोटे रंध्र होते हैं जिनके द्वारा ये श्वास लेते हैं। अब इनके शरीर के बगलों में क्या होते हैं, छोटे छोटे वायु रंध्र होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वायुमार्ग भी कहते हैं। और ये आगे सुविकसित शाखित नली, जिसे कि ट्रैकिया कहा जाता है, उसमें जाके मिल जाते हैं। ये जो वायुमार्ग होते हैं, ये वायु यंत्र होते हैं, ये जाके ट्रैकिया में मिल जाते हैं। ट्रैकिया फिर छोटी छोटी नलियों में बंटकर कीट के शरीर में क्या करती है, कीट के शरीर में प्रत्येक जो ऊतक होता है उसमें प्रवेश करती है। जब शरीर के अंदर की मांसपेशियां वायु के संपर्क में आती हैं तो वे नलियों पर बल लगाकर वायु को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। ऊतकों द्वारा ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नलियों में चली जाती है, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड को बलपूर्वक शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। रक्त ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है। अब ऊतकों द्वारा क्या किया जाता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं ऊतक, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो नलियों में वापस चला जाता है। अब यहाँ से नलियों में, यहाँ से क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बलपूर्वक क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो रक्त होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है। तो ये तो था वायु रंध्रों द्वारा श्वसन क्रिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया कैसे होती है। मछली, देखिए गलफड़ों द्वारा मछली, केकड़ा, झींगा, टेडपोल आदि जलचर पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ही सांस के रूप में ग्रहण करते हैं। सांस लेने के लिए इनके शरीर में एक विशेष अंग होता है जिसे गलफड़ा कहते हैं। मछली के शरीर में गलफड़ा उसकी गर्दन में स्थित होता है। झिल्ली युक्त पल्ला, जिसे प्रच्छद ढक्कन कहते हैं, गलफड़े को ढके रहता है। अब जो मछली, केकड़ा, झींगा, टेडपोल, ये सब कैसे हैं, जलचर हैं, ये जल में रहते हैं। तो ये जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है
उसको ग्रहण करते हैं। सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन वो ग्रहण करते हैं। अब सांस लेने के लिए इनका एक विशेष अंग होता है जिसे कहा जाता है गलफड़ा। अब गलफड़े से, जो मछली के शरीर में जो गलफड़ा होता है वो कहाँ होता है, उसकी गर्दन पे होता है, और प्रच्छद ढक्कन होता है जो कि झिल्ली युक्त होता है, वो इसको क्या करके रखता है, ढक के रखता है गलफड़े को। ज्ञानवर्धक तथ्य, जब छिपकलियों में झगड़ा होता है और जब उनकी पूंछ में चोट लगती है तो उनकी पूंछ उनके शरीर से अलग हो जाती है। देखा है आपने बच्चों कभी छिपकली को लड़ते हुए, या छिपकली के पूंछ पे अगर चोट लगती है तो उसकी पूंछ जो है वो अलग हो जाती है, परंतु छिपकली को कुछ नहीं होता। अधिकांश जंतुओं में हाथ पैर होते हैं, ये गति करने के तरीकों के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। इनके आगे वाले हाथ अग्रपाद और पीछे वाले हाथ पश्चपाद कहलाते हैं। स्तनधारी जंतुओं के 2 हाथ तथा 2 पैर होते हैं। स्थलीय जंतुओं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि में हाथ और पैर एक जैसे होते हैं। अब जो अधिकांश जंतु हैं उनमें क्या हाथ और पैर दोनों होते हैं। ये क्या करते हैं, गति को परिवर्तित करने के काम आते हैं। अब जो आगे वाले हाथ होते हैं उन्हें कहा जाता है अग्रपाद और पीछे वालों को पश्चपाद। अब जो स्तनधारी जंतु हैं उनके 2 हाथ और 2 पैर होते हैं, और स्थलीय जंतु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा, ये सब क्या करते हैं, ये अपने हाथ, इनके हाथ और पैर एक जैसे होते हैं। ये अपने चारों पादों या टांगों को चलने या दौड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश की लंबी और मजबूत टांगें होती हैं। कंगारू केवल उछल कूद ही गति करता है। अब देखिए कंगारू जो है, ये देखिए दौड़ता हुआ घोड़ा और दौड़ता हुआ कंगारू। अब ये जो स्थलीय जंतु जिनके हाथ और पैर एक जैसे होते हैं, ये अपने चारों पादों का प्रयोग किसके लिए करते हैं, दौड़ने के लिए करते हैं। परंतु ये कंगारू जो है, देखिए ये केवल उछल कूद ही करता है, अपने ये जो इसके हाथ पैर हैं ये इससे उछल कूद की गति ही करता है। अब एक ज्ञानवर्धक तथ्य पढ़ें। क्या है ये ज्ञानवर्धक तथ्य? खरगोश के दौड़ने के लिए चप्पू जैसे पंजे होते हैं और कूदने के लिए बड़े पश्चपाद होते हैं। खरगोश देखा है ना आप लोगों ने, खरगोश, उसके चप्पू जैसे तो पंजे होते हैं और जो पश्चपाद होते हैं, पीछे वाले जो पैर होते हैं, उनसे वो क्या करता है, वो कूदने के लिए काम आते हैं। जब बंदर, गिलहरी जैसे स्तनधारी जंतु अग्रपादों से भोजन को पकड़ते तथा खाते हैं तो पश्चपादों पर टिक जाते हैं। देखा है बच्चों आपने गिलहरी को कभी खाते हुए या बंदर को कभी खाते हुए, वो क्या करते हैं, पश्चपादों पे तो बैठ जाते हैं, टिक जाते हैं और अपने अग्रपाद जो उनके होते हैं उसमें भोजन को पकड़कर खाते हैं। बंदर तथा लंगूर अंगूठे और उंगलियों से किसी शाखा को मजबूती से पकड़ लेते हैं। चूहे तथा छछूंदर अपने अग्रपादों से भूमि में बिल खोदते हैं। चमगादड़ एक स्तनधारी है और यह अपने पादों से चल नहीं सकता है। इसके उड़ने के लिए पंख होते हैं जो पतली झिल्लीदार त्वचा से बने होते हैं। चमगादड़ स्तनधारी है परंतु ये अपने पादों से चल नहीं सकता है, अपने पैरों से नहीं चल सकता है। इसके पंख होते हैं इसके उड़ने के लिए और झिल्लीदार त्वचा से इनके पंख बने होते हैं। यह है बंदर, चूहा और यह है चमगादड़। देखिए इसके जो पंख हैं ये झिल्लीदार होते हैं। अब आइए पढ़ते हैं कि मनुष्य कैसे चलता है, क्या करता है अपने हाथ पैरों से। मनुष्य अपने पश्चपादों या टांगों पर खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है। यह अपने अग्रपादों या भुजाओं का उपयोग भोजन करने, कार्य करने आदि में कर सकता है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी लचीली होने के कारण वह आसानी से मुड़, झुक या घूम सकता है। मनुष्य क्या करता है, अपने उसके जो पीछे के पैर होते हैं उससे तो वो चलता है और जो चल फिर सकता है, और उससे जो अग्रपाद होते हैं, जो हाथ होते हैं, भुजाओं से क्या करता है, खाना खाता है और बाकी के कार्य करता है।
और जो हमारी हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो बहुत लचीली होती है बच्चों, जिस कारण हम घूम सकते हैं, मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं। एक शिशु अपने अग्रपादों और पश्चपादों का प्रयोग रेंगने में करता है। आपने एक छोटा सा शिशु देखा है ना, तो वो क्या करता है, अपने अग्रपाद और पश्चपादों से क्या करता है, रेंगता है। वो जब तक उसे चलना नहीं आता वो रेंगता है। मनुष्य की उंगलियां तथा अंगूठे इस प्रकार होते हैं कि उन्हें एक दूसरे के सामने ला सकते हैं। अंगूठा सभी उंगलियों से 90 डिग्री के कोण पर होता है। देखिए, अब ये जो अंगूठा और उंगली हम एक इसके आमने सामने ला सकते हैं, एक दूसरे के आमने सामने ला सकते हैं। इस कारण वस्तुएं आसानी से पकड़ी जा सकती हैं, लिखा जा सकता है और औजारों से कार्य किया जा सकता है। देखिए, इस बच्चे ने बॉल पकड़ी हुई है, ये लिख रही है और औजारों से कार्य, ये किसी औजार से कार्य करती है, सफाई कर रही है। तो हमारे ये जो अंगूठा और उंगली है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो इस कारण हम ये सब चीज़ें आसानी से कर सकते हैं। पक्षियों के उड़ने के लिए पंख होते हैं जिनमें पर होते हैं। ये पक्षी की छाती की हड्डी से मजबूती से पेशियों द्वारा जुड़े होते हैं। ये पेशियां पक्षियों को उड़ते समय पंख फड़फड़ाने में सहायता करती हैं। पक्षियों के अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं और पश्चपाद या टांगें भूमि पर चलने या फुदकने के काम आती हैं। भिन्न भिन्न पक्षियों के भिन्न भिन्न प्रकार के पंख होते हैं जो उन्हें लंबी उड़ान या शिकार करने में सहायता करते हैं। तो आपने देखा होगा, पक्षियों के क्या होते हैं, पंख होते हैं जिनकी सहायता से वो उड़ते हैं, और वो जो पंख होते हैं उनके छाती की जो हड्डी होती है उससे मजबूती से पेशियों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब ये क्या करते हैं, पक्षियां जब उड़ते हैं तो उड़ते समय ये पंख फड़फड़ाने में इनकी सहायता करते हैं। और पक्षियों के जो अग्रपाद होते हैं वो किस में रूपांतरित हो जाते हैं, पंख बन जाते हैं वो, और पश्चपाद से वो भूमि पर चलते फिरते हैं। कुछ पक्षी जैसे मुर्गा, मोर आदि कुछ दूरी तक उड़ सकते हैं। कुछ पक्षी जैसे पेंगुइन, शतुरमुर्ग आदि बिल्कुल नहीं उड़ सकते हैं। पेंगुइन के अग्रपाद तेजी से तैरने के लिए फ्लिपर के रूप में कार्य करते हैं। शतुरमुर्ग अपनी टांगों से तेजी से दौड़ सकता है। बतख के पश्चपादों की उंगलियां झिल्लीदार होती हैं जो उनके तैरने में सहायक होती हैं। तो बच्चों, कुछ पक्षी तो ऐसे हैं, आप सभी ने देखा होगा, जो मुर्गा है या मोर है वो कुछ दूरी तक उड़ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं उड़ सकते। और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं उड़ सकते, जिनमें है शतुरमुर्ग और पेंगुइन। देखिए, बत्तख के झिल्लीदार पैर होते हैं, पेंगुइन खड़ा हुआ है, इसके अग्रपाद जो हैं वो फ्लिपर के रूप में कार्य करते हैं। पेंगुइन तैरते हुए, और ये है शतुरमुर्ग की लंबी टांगें होती हैं जिससे ये तेजी से दौड़ता है अपनी टांगों की सहायता से। रेंगने वाले जंतु जैसे छिपकली, कछुआ आदि की बहुत छोटी टांगें होती हैं जिनसे वे केवल रेंग सकते हैं। सांप की टांगें नहीं होती हैं। उसके शरीर के निचले भाग में शल्क होते हैं जो उनकी पसलियों से जुड़ी रहती हैं। शल्क पैर की भांति और पसली टांग की भांति कार्य करती हैं। तो बच्चों, जो छिपकली, कछुआ, ये सब इनकी कैसे होती है, ये बहुत छोटी छोटी टांगें होती हैं जिनसे केवल रेंग सकते हैं। परंतु जो सांप है उसकी टांगें नहीं होती हैं। उसके शरीर के निचले भाग में क्या होता है, शल्क होता है। वे अपने शरीर को मजबूत पेशियों तथा लचीली रीढ़ की हड्डी की सहायता से फैलाते और सिकोड़ते हैं। ये जो सांप होता है ये अपने शरीर को, इसकी जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी बहुत लचीली होती है, उसकी सहायता से ये अपने शरीर को फैलाता भी है और सिकोड़ता भी है। इस प्रकार शल्क, पसली तथा पेशियां मिलकर उसे रेंगने में सहायक होते हैं। ये देखिए छिपकली, सभी ने देखी होगी छिपकली। जलीय जंतु जैसे कौन कौन से होते हैं जलीय जंतु, जैसे मछलियां अपने पंखों की सहायता से तैरती हैं।
ये तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अपने पंखों का प्रयोग करती हैं। अधिकांश मछलियां अपने पंखों का प्रयोग संतुलन बनाने और दिशा बदलने के लिए करती हैं। देखिए, ये है मछली और मछलियां अपने किसकी सहायता से तैरती हैं? ये हैं इनके पंख, इनकी सहायता से ये तैरती हैं। ठीक है बच्चों। मेंढक अपने जालीदार पैरों का प्रयोग तैरने के लिए करते हैं। वे अपने मजबूत पक्षपादों की सहायता से उछलते हैं। कछुआ अपने पतवार जैसे पैरों की सहायता से चलता है। पेंगुइन के भी मजबूत पंखों की आकृति में पतवार जैसे पैर होते हैं। मेंढक के कैसे पैर होते हैं? जालीदार पैर होते हैं जो कि तैरने के काम आते हैं। और कछुआ अपने पतवार जैसे पैरों की सहायता से चलता है। और जो पेंगुइन होता है उसके भी मजबूत पंख होते हैं पतवार की आकृति में। ये देखिए, उछलता हुआ मेंढक। प्रायः कीटों के 3 जोड़ी टांगें और 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं। कीटों के पंख पक्षियों के पंखों से भिन्न होते हैं। तितली, घरेलू मक्खी, मधुमक्खी और मच्छरों के पंख होते हैं। टिड्डा अपनी पिछली टांगों से फुदकता है। जो कीट होते हैं उनके 3 जोड़ी टांगें होती हैं और या 1 या 2 जोड़ी पंख होते हैं, लेकिन इनके पंख जो होते हैं वो पक्षियों के पंखों से भिन्न होते हैं। ये देखिए, टिड्डा, खटमल और तितली। स्मरणीय तथ्य, अब याद रखने वाली कुछ चीजें क्या हैं? प्रत्येक जंतु को शारीरिक या दैनिक कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। श्वसन क्रिया में जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। मेंढक अपनी गीली त्वचा से भी श्वसन करता है। वायवीय जंतुओं के उड़ने के लिए पंख होते हैं और जलीय जंतुओं के लिए पंख पैडल या झिल्लीदार पंजे होते हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि आपने अब तक क्या सीखा। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रत्येक जंतु को शारीरिक या दैनिक कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभी पढ़ा है हमने, ऊर्जा की, भोजन की व दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों में पहुंचा देता है क्या? पानी, रक्त, भोजन। रक्त। मेंढक जब शिशु अवस्था में होता है तब वह क्या कहलाता है? याद है बच्चों आपको क्या कहलाता है? शिशु, नवजात, टेडपोल, उसे कहते हैं टेडपोल। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। श्वसन क्रिया में जंतु वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। हाँ, ये सही है। बंदर चलने में 4 पादों का प्रयोग करता है। ये भी सही है। हाँ। डॉल्फिन और व्हेल स्तनधारी जंतु हैं। हाँ। अंगूठा सभी उंगलियों से 118 डिग्री के कोण पर होता है। नहीं, ये गलत है। नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्वसन क्रिया में जंतु से ग्रहण करते हैं। जंतु वातावरण से क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन। ऊतकों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। क्या अवशोषित कर लेते हैं ऊतक? ऑक्सीजन अवशोषित कर ली जाती है। तो यहां भी लिखेंगे हम ऑक्सीजन। के शरीर में भी सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं। किसके शरीर में भी सांस लेने के लिए गलफड़े होते हैं? टेडपोल के शरीर में। टेडपोल। चमगादड़ एक है और यह अपने पादों से चल नहीं सकता है। चमगादड़ एक स्तनधारी है। स्तनधारी। ठीक है बच्चों,
अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अभी आपने ये पाठ पढ़ा है, बहुत अच्छे से समझा है, तो आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों के अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों होती है? श्वास लेने के लिए जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मेंढक की श्वसन क्रिया किस प्रकार होती है? लिखिए। अभी पढ़ा है आपने मेंढक की श्वसन क्रिया, तो लिखेंगे उसके बारे में। स्थलीय जंतुओं में कौन कौन से अंग गति करने में सहायता करते हैं? विभिन्न अंग हैं जो गति करने में सहायता करते हैं। वायवीय जंतु वायु में कैसे उड़ते हैं? वायवीय जंतु को उड़ने के लिए क्या होता है? उनके पास पंख होते हैं, पंखों की सहायता से उड़ते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने में आपको आनंद आया होगा। इस पाठ को दोबारा से पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए आभार।